हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो एसेसरी जो ग्लैंड है जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जब हम पैनक्रियाज की बात करते हैं तो जब आप पीछे वाले वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने बताया था पैनक्रियाज एक एसेसरी ऑर्गन है जो सपोर्टिंग रोल प्ले करता है जो हमारे मेन जीआईटी के ऑर्गन्स हैं उनके लिए। फिर अगर अब हम इसे एक पर्टिकुलर ऑर्गन या ग्लैंड के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो पैनक्रियाज है यह जो है एसेसरी ऑर्गन है किसके लिए, डाइजेशन के लिए। और जिस तरह आपको प्रीवियस नॉलेज होगी तो आपको ये भी पता है कि पैनक्रियाज से कुछ एक हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिनके अंदर इंपॉर्टेंट हार्मोन्स में से आप देखो तो इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, सोमेटोस्टेटिन है, उसके अलावा कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं। वो किसका पार्ट है, वो एंडोक्राइन का पार्ट है। और जब हम डाइजेशन के अंदर पैनक्रियाज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पैनक्रियाज एक्सोक्राइन का भी पार्ट है। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, जो पैनक्रियाज है उसको हम बोलते हैं कि यह एक ड्यूअल ऑर्गन है। पैनक्रियाज क्या है, एक ड्यूअल ऑर्गन है। तो इसको हम लिख सकते हैं पैनक्रियाज क्या है, ड्यूअल ऑर्गन है। अब ये ड्यूअल ऑर्गन क्यों है, क्योंकि ये कैसे काम करता है, एक्सोक्राइन भी काम करता है और एंडोक्राइन भी काम करता है। एक्सोक्राइन भी करता है और एंडोक्राइन भी अपना काम करता है, इसलिए हम पैनक्रियाज को ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एक्सोक्राइन के अंदर काम क्या हो गया, एक्सोक्राइन का अंदर इसका काम हो गया कि यह एड्स करता है या इसको बोल दिया हेल्प करता है इन डाइजेशन। यह डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, यह इसका एक्सोक्राइन काम हो गया। एंडोक्राइन काम क्या है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। यह हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जिनका हमने अभी जिक्र किया था, उन हार्मोन्स का ये सिक्रीशन करता है। तो ये एक्सोक्राइन भी काम करता है, एंडोक्राइन भी करता है, इसके लिए इसको हम ड्यूअल ऑर्गन बोलते हैं। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज ए या इज कंसिडर एज ए ड्यूअल ऑर्गन। तो उसके अंदर जो उसमें एक ऑप्शन होगा पैनक्रियाज, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि जो पैनक्रियाज है वो ड्यूअल ऑर्गन की तरह वहाँ पे काम करता है, क्योंकि वो एक्सोक्राइन भी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और एंडोक्राइन भी ये अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। फिर अगर हम ये बात करें कि ये जो पैनक्रियाज है ये एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ पे लोकेट करता है या कहाँ पे सिचुएटेड है, तो उसके बारे में देखने के लिए अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं इसकी लोकेशन ऑफ पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज है उसकी लोकेशन देखें तो ये जो हमारा स्टमक है, स्टमक का जो ग्रेटर कर्वेचर होता है उसके पिछली तरफ होता है, एक बात। दूसरी बात, जब हमने रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन की बात की थी तो वहाँ पे हमने पैनक्रियाज का जिक्र किया था कि पैनक्रियाज जो है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है वहाँ पे अटैच रहता है। जो हमारी कवरिंग है एब्डोमिनल ऑर्गन की, पेरिटोनियम, उससे पीछे की साइड होता है, इसलिए उसको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पैनक्रियाज क्या है, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। तो रेट्रो का मतलब हो गया बैक साइड, किसके, पेरिटोनियम के। तो जो ये रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है, फिर हम इसको बता सकते हैं कि यह जो हमारा अपर जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है वहां पे ये रहता है। ठीक है, इसके अंदर और इसको पर्टिकुलर बताएं तो बिहाइंड द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, जो हमारा स्टमक है उसके जो बैक साइड है वहाँ पे जो है ये सिचुएटेड रहता है। और स्टमक के भी पर्टिकुलर पूछ ले तो ग्रेटर कर्वेचर की बिहाइंड जो है ये लोकेटेड रहता है। तो लोकेशन हो गया कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, तो इसका मतलब ये हमें जब एंटीरियर साइड से हम देखेंगे तो हमें नहीं दिखेगा,
यह अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में होता है और ये कहाँ पे है, बिहाइंड द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। तो ये जो स्टमक है उसके जो ग्रेटर कर्वेचर है उसकी बैक साइड के अंदर ये रहता है। अगर हम इसको इमेज के अंदर देखें तो इस तरह से जो है वो हमें पैनक्रियाज दिखता है। इसके अंदर ये जो येलो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो पैनक्रियाज है। ये कहता है कि ये कहाँ पे आ गया, तो इसके आगे की तरफ क्या होगा, ग्रेटर कर्वेचर। और ये जो ड्यूडेनम है ये क्या है, ये जो आपने ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ये ड्यूडेनम है सी शेप के अंदर, ठीक है। ड्यूडेनम आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो ये उसके जो ये यहाँ पे कर्व बनता है उसके बीच में ये सिचुएटेड रहता है। तो ये हमें मतलब सामने से दिख रहा है लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, ये बैक साइड में है। तो ये हमें देखने के लिए एंटीरियरली हमें नहीं दिखेगा, ये पोस्टीरियर व्यू के अंदर आपको ये दिख सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम इसको देखें तो इसके कुछ पार्ट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये कह रहा है कि जो यहाँ पे एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर बनी हुई है इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से ये बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको हमने नाम दिया हेड, ठीक। उसके बाद में इसको नाम दिया नेक, ये बॉडी, और जो लास्ट ये टेल पार्ट है। तो हम बता सकते हैं कि जो पैनक्रियाज है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं, हेड है, उसके अलावा नेक है, बॉडी है और टेल है। ये 4 पार्ट्स हैं। अब इन्हीं 4 में से एक दो क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं, हम उन क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है, एक तो क्वेश्चन आता है कि जो पैनक्रियाज है उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है। तो जो बॉडी है यह है इसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे बोल के कह सकते हो कि यह लार्जेस्ट जो पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पैनक्रियाज जो है वो कौन है, बॉडी है, ठीक। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो पैनक्रियाज है उसके अंदर जो कैंसर होते हैं वो पैनक्रियाज के कौन से पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो वो कहता है जो हेड ऑफ द पैनक्रियाज है यहाँ पे आपको कैंसर देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो जो पैनक्रिएटिक जो कैंसर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, हेड पोर्शन के अंदर पैनक्रियाज के देखने को मिलेंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, वो पैनक्रियाज के कौन से पार्ट के अंदर होता है। तो जब हम पैनक्रियाज को देखते हैं तो कहता है कि जो पैनक्रियाज का टेल रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है बीटा सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बीटा सेल। तो बीटा सेल से क्या सिक्रीट होता है, इंसुलिन। क्या सिक्रीट होगा, इंसुलिन। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो इंसुलिन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से सिक्रीट होता है, टेल से। या आपसे पूछ ले कि बीटा सेल सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो टेल रीजन के अंदर पाई जाती है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो बीटा सेल्स या जो इंसुलिन है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो टेल रीजन के अंदर। ये सारी क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है कि अगर हमें पैनक्रियाज का कैंसर देखने को मिलता है तो उसमें कौन से पार्ट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमें वहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलती है, तो वो है हेड रीजन। टेल रीजन के बारे में पूछा है कि जो बीटा सेल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, या जो इंसुलिन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होती है, तो टेल रीजन या टेल पार्ट के अंदर वहाँ पे ये होगी। या सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है पैनक्रियाज का, तो वो बॉडी है। तो ये हमने सिंपल सी यहाँ पे बात कर ली कि पैनक्रियाज के वहाँ पे 4 पार्ट्स पाए जाते हैं और पैनक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों जो फंक्शन है वो वहाँ पे परफॉर्म करता है। अब हम देखते हैं कि जो पैनक्रियाज है उसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपना रोल जो है वो प्ले करता है। तो अब हमने कोई हार्मोन्स की बात नहीं करनी है यहाँ पे, हमने अब यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में बात करनी है जो डाइजेशन से रिलेटेड है या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उसका रोल होता है। तो हम देखते हैं एक्सोक्राइन पोर्शन। ऑफ पैनक्रियाज। जब एक्सोक्राइन पोर्शन की बात आता है तो हम सीधा सा ये बताएंगे
कि जो पैनक्रियाज है उसका 99% जो पोर्शन है वो एक्सोक्राइन जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करता है। तो इसका मतलब इसका मेजर काम क्या हो गया, इसका मेजर काम डाइजेशन के अंदर है, एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज जो है वो 99% जो पैनक्रियाज है वो जो है एक्सोक्राइन फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। ओनली 1% जो पैनक्रियाज का पोर्शन है वो एंडोक्राइन फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। अब ये कहता है कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा कि पैनक्रियाज की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है। तो वो कहता है पैनक्रियाज की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एसिनार सेल्स। कौन सी सेल्स? एसिनार सेल्स, या इसको एसिनी भी बोलते हैं, एसिनी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर एसिनार सेल कहाँ पे पाई जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है और उसमें ऑप्शन में होता है पैनक्रियाज। तो आपको पता होना चाहिए कि पैनक्रियाज के अंदर एसिनार सेल पाई जाती है जो पैनक्रियाज की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ये कहता है इन एसिनार सेल के अंदर वहाँ पे इस तरह से वाइड जो है पोर्शन पाया जाता है, इस तरह से नोड लाइक, ये इस तरह से। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूल्स। इन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या भरा हुआ रहता है? जाइमोजन। क्या भरा हुआ रहता है? जाइमोजन। जाइमोजन किसको हम बोलेंगे? एंजाइम्स को। किनको बोलेंगे? एंजाइम्स को। तो जो एसिनार सेल है उनके अंदर क्या भरे हुए रहते हैं? एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं। ये सारी बात ग्रेन्यूल्स, जाइमोजन, ये याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है। एसिनार सेल्स के अंदर क्या भरा हुआ रहता है? एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं। क्या रहेंगे? एंजाइम्स। और पैनक्रियाज का मेन काम ही यही है कि वो एंजाइम का सिक्रेशन करता है वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको बतानी थी। एक तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एसिनार सेल के ऊपर, और एसिनार सेल के अंदर ही वहाँ पे क्या भरे हुए रहते हैं? एंजाइम्स जो है वो भरे हुए रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पैनक्रियाज है उसके अंदर ये एसिनार सेल है वो किस तरह से वहाँ पे जो है अपने एंजाइम्स है उसको वहाँ पे फिल करती है। तो ये कहता है कि जिस तरह से ये वहाँ पे आप मान लीजिएगा कि पैनक्रियाज है, तो ये हेड ऑफ द पैनक्रियाज, नेक, बॉडी, और वहाँ पे आ गया टेल। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो एसिनार सेल है वो पैनक्रियाज के कौन से पार्ट के अंदर मैक्सिमम पाई जाती है। तो अब आप हल्का सा कॉमन सेंस का यूज करिएगा कि जो सबसे बड़ा पार्ट है उसी के अंदर ये एसिनार सेल सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि 99% पोर्शन जो पैनक्रियाज का वहां पे क्या होती है? एसिनार। तो बॉडी रीजन जो है जो सबसे बड़ा होता है उसी के अंदर सबसे ज्यादा एसिनार सेल है वो पाई जाती है। तो ये भी एक अगर क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कर सकते हो। अब ये कहता है कि हमने बताया कि पैनक्रियाज का हम एक्सोक्राइन पार्ट पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसके द्वारा जो एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ लेके जाने के लिए वहां पे क्या होगा? कोई डक्ट होगी। तो ये कहता है इस तरह से सेंटर के अंदर पैनक्रियाज के अंदर जो है वो डक्ट पाई जाती है। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? पैनक्रिएटिक डक्ट। ये पैनक्रियाज के सेंटर के अंदर है। अब यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे इस तरह से एसिनार सेल पाई जाएगी, वो अपना सिक्रेशन किसके अंदर डाल देगी? पैनक्रिएटिक डक्ट्स के अंदर डाल देगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो एसिनार सेल है वो अपना सिक्रेशन कहाँ डालती है? पैनक्रिएटिक डक्ट के अंदर डालती है। तो ये जो पैनक्रिएटिक डक्ट है ये जो एंजाइम का सिक्रेशन होगा उसको वहां से लेके जाएगी। ठीक है, फिर ये कहता है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि पैनक्रियाज के अंदर कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, पैनक्रियाज के अंदर कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, तो वो कहता है आप बता सकते हो ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है। कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है। ये उन स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है जो वहां से कुछ ना कुछ सिक्रीट करती है। तो यहाँ पे क्या चीज सिक्रीट होगी? एंजाइम सिक्रीट होंगे। तो यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या सिक्रीट होगा? जो पैनक्रियाटिक जूस है वो सिक्रीट होगा। क्या सिक्रीट होगा? जो पैनक्रियाटिक जूस है वो वहां पे आपको सिक्रीट होता हुआ
दिखेगा। तो ये पैनक्रिएटिक जूस जो है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो सिक्रीट करवाती है, तो उससे क्या बन जाएगा पैनक्रिएटिक जूस। इसके अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स जो है वो मिक्स होंगे वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई। अब ये कहता है कि ये पैनक्रिएटिक जो डक्ट है वहाँ पे जो उसने एंजाइम सारे भरे हुए हैं, वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं और वो कैसे काम करते हैं, और जो ये एंजाइम्स हैं ये कोई ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके रिस्पॉन्स में ये सिक्रीट होंगे। ठीक है, और ये एंजाइम्स कौन से इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, एक्टिव फॉर्म में होंगे, ये जो बन गए वो कहाँ पे जाएंगे, कैसे काम करेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस को अब हम वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आप एक हल्की सी बात बताइएगा, हमने अभी तक ओरल कैविटी और जो स्टमक है उसके अंदर कुछ एक एंजाइम्स और हार्मोन्स की बात की, लेकिन हमने वहाँ पे ये बात बोली थी कि जो मेन एंजाइम्स होंगे वो कौन से होंगे, जो पैनक्रियाज वहाँ पे सिक्रीट करेगा। ठीक है, अब ये कहता है कि जब फूड आपके सामने पड़ा रहता है, अभी तक आपने उसे खाया नहीं है, ठीक है, या आपने फूड अपने माउथ के अंदर जो है वो इंजेस्ट किया है, इन दोनों ही कंडीशन में सलाइवा का भी सिक्रेशन होगा, गैस्ट्रिक जूस का भी सिक्रेशन होगा और पैनक्रिएटिक जूस का भी सिक्रेशन होगा। बात समझ में आई कि पैनक्रिएटिक जूस कब वहां पे सिक्रेट होने का उसको रिस्पांस मिल जाएगा, उसको रिस्पांस मिल जाएगा जब खाना आपके सामने रखा हुआ होगा, या खाने की कोई आपके अंदर थॉट चल रहा है, विचार चल रहा है, या खाने की कोई बात आपको सुनाई दी, या वहां पे आपको जो है उसकी स्मेल आई है खाने की, तो जैसे ही सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ता है वैसे ही वहां पे हमने बताया गैस्ट्रिक जूस का भी बढ़ता है, और वहां पे जो है पैनक्रिएटिक जूस का भी सिक्रेशन है वो वहां पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक तो हम यहाँ पे अगर इसके पैनक्रिएटिक जूस के स्टिमुलेशन के लिए बोलें तो वहाँ पे हमें पहला वहाँ पे दिखाई देता है, या हम बोलें कि फेजेस ऑफ पैनक्रिएटिक जूस, फेजेस ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। अभी तक हम ये बता रहे हैं कि पैनक्रिएटिक जो जूस है उसको स्टिमुलेट कौन कौन से वहाँ पे फैक्टर्स होंगे जो उसको स्टिमुलेट करेंगे। तो उसके अंदर पहला है सिफेलिक फेज, सिफेलिक फेज, दूसरा है गैस्ट्रिक फेज, और तीसरा है इंटेस्टाइनल फेज। ठीक, ये कहता है सिफेलिक फेज वो है जब फूड जो है या तो आपके आंखों के सामने, या उसकी स्मेल, या उसके थॉट, या उसकी खाने के पकने की आवाज़ वगैरह आपको सुनाई दे रही है, तो उस फेज को हमने सिफेलिक फेज बोला। इसी के अंदर हमने इंक्लूड कर दिया कि जब आपने खाने को अपने मुंह के अंदर रखा है तो भी वहाँ पे पैनक्रिएटिक जो जूस है वो स्टिमुलेट होगा। तो इन दोनों चीज़ों को, चाहे तो वो कंडीशनल रिफ्लेक्स है चाहे वो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है, तो कंडीशनल के अंदर आ गया कि आपको कोई विचार सुनाई दी है, उसके बारे में कोई थॉट आपको मन के अंदर आए, या आपको खाने की आवाज़ सुनाई दी है, या ऑल्फैक्शन कोई स्मेल दिखाई दी, या आपको खाना आपके सामने पड़ा है, उन सबको हमने क्या बोला था, कंडीशनल रिफ्लेक्स। और जब आपने खाना मुंह के अंदर रख दिया उसको आपने बोला था अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। यही कहता है उसी स्टेज के ऊपर पैनक्रियाज जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, किसके लिए, सिक्रीट करने के लिए, किसको, पैनक्रिएटिक जूस को। उसके बाद में कहता है जब खाना कहाँ पे आ जाता है, स्टमक के अंदर आ जाता है, तब भी स्टमक को स्टमक जो है वो स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, किसको, पैनक्रियाज को। तो वो किसकी मदद से करता है, तो वो कहता है जो वहाँ पे गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है, कौन, गैस्ट्रिन हार्मोन जी सेल से निकलता है, आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो जब वहाँ पे गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है तो वो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, किसके लिए स्टिमुलेट करता है, वहाँ पे उसके जूस के लिए, पैनक्रिएटिक जूस के लिए। फिर वो कहता है इंटेस्टाइनल फेज में क्या होगा, तो कहता है इंटेस्टाइनल फेज में कुछ एक वहाँ पे हार्मोन्स होंगे जो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेंगे, किसके लिए स्टिमुलेट करेंगे, तो वो कहता है पैनक्रियाज को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि वो पैनक्रिएटिक जूस को वहाँ से रिलीज करे।
तो यहाँ पे कौन से हैं, तो वो जिस तरह हमने बताया था कि जो जी सेल है जो गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करती है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। एक तो हमने बताया था पाइलोरिक एंट्रम के अंदर जी सेल अवेलेबल है। दूसरा हमने बताया था जो ड्यूडेनम है उसका जो फर्स्ट पार्ट है जो कि मतलब पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद वाला जो पार्ट है जिसको हमने ड्यूडेनम बोला, उस ड्यूडेनम के अंदर भी वहाँ पे कौन सी सेल पाई जाती है, जी सेल, जो क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिन। तो ये कहता है एक तो वहाँ पे गैस्ट्रिन स्टमक में भी है क्योंकि पाइलोरिक एंट्रम में जी सेल पाई जाती है, और ड्यूडेनम जो पार्ट किससे कनेक्ट रहता है, स्टमक से, वहां पे भी क्या पाई जाती है, जी सेल। तो वो भी क्या सिक्रीट करेगी, गैस्ट्रिन। तो जब फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है तो वहां पे ड्यूडेनम क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिन। उसके अलावा वो कहता है वहां पे 2 हार्मोन्स और हैं जो पैनक्रियाटिक जूस को मतलब रिलीज करवाने के लिए पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं। तो एक तो हो गया गैस्ट्रिन, दूसरा आता है सिक्रीटिन। कौन सा है, सिक्रीटिन। और तीसरा है कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसको आप CCK भी बोलते हो। ठीक है, तो अब देखिएगा जब फूड हमारे सामने पड़ा है तब, या आपने खाना माउथ के अंदर रख लिया, उसको आपने बोल दिया सिफेलिक फेज। जब खाना कहाँ पहुंच गया, स्टमक के अंदर, उसको आपने बोल दिया गैस्ट्रिक फेज। जब खाना पहुंच गया इंटेस्टाइन के अंदर, उसको आपने बोल दिया इंटेस्टाइनल फेज। ये 3 फेज है। इन तीनों ही फेज के अंदर, ये तीनों फेज में ऐसे कुछ ना कुछ वहां पे रिस्पॉन्स होता है जिसकी वजह से पैनक्रियाज स्टिमुलेट होता है। किसके लिए, पैनक्रियाज किसके लिए स्टिमुलेट होगा, वहां से कुछ ना कुछ रिलीज करता है। वो रिलीज क्या करेगा, एंजाइम्स को रिलीज करेगा। अब बात आती है भाई इनको स्टिमुलेट, ये सब है, इनमें कौन कौन इसको स्टिमुलेट करा रहे हैं। तो ये कहता है जो सिफेलिक फेज है वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। ये चीज हमने सलाइवा वाले टाइम में भी पढ़ी, स्टमक वाले टाइम में भी पढ़ी, यहाँ पे भी हम कह रहे हैं ये सिफेलिक फेज जो है वहां पे जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में कौन, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो वेगस नर्व है, वो कहता है कि वहां पे स्टिमुलेट करेगी किसको, पैनक्रियाज को। किसके लिए, पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करने के लिए। कब, जब खाना या तो आपके सामने पड़ा हुआ है, या आपने उसकी आवाज सुनी है, या आपने वहां पे उसको देखा है, या उसकी स्मेल आई है, या आपने खाना वहां पे माउथ के अंदर रखा है। तो आप नर्वस सिस्टम, इन दोनों फेजेस के अंदर देखिए गैस्ट्रिन हार्मोन है, तो ये फेज किसके अंडर आएगा, हार्मोनल कंट्रोल के अंदर। वो नर्वस कंट्रोल में था, यह हार्मोनल कंट्रोल में, और यहां पे भी हार्मोन्स है तो ये भी हार्मोनल कंट्रोल में। तो देखिएगा जो सिफेलिक फेज है वो किसके कंट्रोल में रहेगा, नर्वस सिस्टम के, और ये गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज है ये किसके कांटेक्ट में या किसके कंट्रोल में रहेंगे, हार्मोनल कंट्रोल में। तो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो पैनक्रियाज है वो कौन से हार्मोन्स जो है उनके रिस्पॉन्स में पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है। तो एक तो गैस्ट्रिन, तो हमने इन तीनों को इकट्ठा ही देख लो, तो उसके अंदर एक तो है गैस्ट्रिन, एक है सिक्रीटिन, एक आता है कोलिसिस्टोकाइनिन। ये नाम आप जो है याद रखने पड़ेंगे आपको, हम बार बार इसका यूज करेंगे तो आपको याद ये नाम है वो रह जाएंगे। गैस्ट्रिन, इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा है सिक्रीटिन, तीसरा है कोलिसिस्टोकाइनिन। एक बारी शायद एम्स बठिंडा का जो ट्यूटर का एग्जाम था उसके अंदर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो पैनक्रियाज जो है वो कौन से हार्मोन के सबसे ज्यादा उसको रिस्पोंड करता है और उसके रिस्पॉन्स में सबसे ज्यादा वहां पे पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। मतलब इन तीनों हार्मोन में वो सबसे ज्यादा किसको रिस्पोंड करेगा, गैस्ट्रिन को करेगा, सिक्रीटिन को करेगा, या कोलिसिस्टोकाइनिन को करेगा। तो उसके अंदर अगर आपको पर्टिकुलर एक वहां पे चूज करना हो तो सिक्रीटिन जो है वो ऑप्शन बिल्कुल सही था वहां पे, कि जो सिक्रीटिन हार्मोन है वो सबसे ज्यादा स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को, किसके लिए, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन याद रखना, जो सिक्रीटिन है यह मैक्सिमम जो स्टिमुलेशन है वो प्रोवाइड करते हैं, किसको, पैनक्रियाज को। पैनक्रियाज को सबसे ज्यादा स्टिमुलेट कौन करता है, सिक्रीटिन। ये क्वेश्चन आया हुआ है जी एम्स ट्यूटर के अंदर, तो इसलिए ये चीज आपको बताया हमने
कि जो सिक्रिटिन है वो सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट करता है इन कंपैरिजन विद गैस्ट्रिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। इनसे भी स्टिमुलेट होता है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले मैक्सिमम कौन करता है, तो मैक्सिमम वहाँ पे करेगा सिक्रिटिन। बाकी कोलिसिस्टोकाइनिन है, इसका गोल ब्लैडर पे भी रोल है, वहाँ पे भी हम इसकी बात करेंगे। तो कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है एंजाइम्स सिक्रीट करने के लिए, गैस्ट्रिन भी स्टिमुलेट करता है, सिक्रिटिन भी करता है, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो कौन करेगा, वहाँ पे सिक्रिटिन जो है वो पैनक्रियाज को सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो ये देखिएगा यहाँ पे ये पैनक्रिएटिक हमने डक्ट दिखाई है, यहाँ पे एसिनार सेल्स है जो अपना सिक्रेशन किसके अंदर डाल देगी, पैनक्रिएटिक डक्ट के अंदर वहाँ पे ये सिक्रेशन डाल देगी। ठीक, तो इसके अंदर तो कुछ इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगा, अभी हम जो बात करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये कहता है कि जो पैनक्रियाज है उसके अंदर कौन कौन से वहाँ पे एंजाइम्स पाए जाएंगे, और वो एंजाइम्स कैसे, मतलब जो उसकी डेस्टिनेशन है जहाँ पे उसको पहुँचाना है वहाँ पे वो कैसे पहुँचेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये कहता है कि हमने ज़्यादातर क्या खाया था, एक तो स्टार्च खाया था जिसको आपने पॉलीसैकेराइड्स बोला। ये किसके मतलब हम बात कर रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स माउथ से ले रहे थे वो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टार्च या पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये किसके पार्ट हैं, तो आप और क्लियर कर लो इसको, कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक, तो अब ये कहता है कार्बोहाइड्रेट्स का हमने अगर डाइजेशन देखा तो हमने देखा था कि जो सलाइवा के अंदर टाइलिन होता है जिसको हमने क्या नाम दिया था, जो है सलाइवरी एमाइलेज। तो वहाँ पे उसने उसका डाइजेशन किया था, कुछ एक डाइजेशन स्टमक में जब तक कि वो HCl के कांटेक्ट में नहीं आया था तब तक उसने किया था, लेकिन वो कोई बहुत सिग्निफिकेंट डाइजेशन नहीं था। अब जो डाइजेशन होगा वो सिग्निफिकेंट डाइजेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कहता है यहाँ पे जो पैनक्रियाज है वो इन स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पे एंजाइम सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिंग एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है पैनक्रिएटिक, मतलब पैनक्रियाज से होगा तो पैनक्रिएटिक, और एमाइलेज, एमाइलेज। अब आपको पता लग गया उसका नाम सलाइवरी एमाइलेज था, इसका नाम पैनक्रिएटिक एमाइलेज। वहां पे मैंने बताया था जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है उसको हम एमाइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमाइलेज। अब इन दोनों एमाइलेज को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है पैनक्रिएटिक एमाइलेज, और वो क्या था, सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हमने टाइलिन बोला था। तो ये पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रिएटिक एमाइलेज। किसके लिए, जो स्टार्च का डाइजेशन करता हो, जो क्या करता हो, स्टार्च का डाइजेशन करता हो। ये कैसे डाइजेशन करेगा, तो ये कहता है यह जो पॉलीसैकेराइड्स हैं उनको डाइसैकेराइड या उसको हम बाइसैकेराइड भी बोलते हैं, डाई या बाई एक ही बात है, बाई सैकेराइड्स के अंदर वहां पे वो क्या कर देता है, उसका डाइजेशन कर देता है। तो ये पॉलीसैकेराइड कौन से थे वहां पे, तो हमने बोल दिया जो स्टार्च है। ठीक है, अब जो है उसने बाई या डाइसैकेराइड के अंदर उसको वहां पे क्या कर दिया, जो मतलब उसका डाइजेशन कर दिया, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी उसको कुछ हद तक सिंपलर में कर दिया। अभी डाई से हम मोनो फिर बनाएंगे, लेकिन इसने क्या किया है, अभी स्टार्च को जो पोली था उसको डाई के अंदर लिया। तो डाई या बाइसैकेराइड्स में कौन कौन से आएंगे, तो यहां पे ये कहता है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इस फॉर्म के अंदर उसने वहां पे इनको बना दिया है। तो पैनक्रियाज जो है वो जो पैनक्रिएटिक एमाइलेज सिक्रीट किया है, उसने क्या किया कि जो हमारे तक जो अभी तक स्टमक से आगे जो इंटेस्टाइन में आया था वहाँ पे किस फॉर्म में आया था, वो हल्का फुल्का कोई सलाइवरी एमाइलेज ने डाइजेस्ट कराया तो कराया, वरना वो अनडाइजेस्टेड ही आया था। कौन सा था, स्टार्च, जिसको हम पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। उसको इसने बाइसैकेराइड या डाइसैकेराइड, एक ही बात है, डाइसैकेराइड बोल दो चाहे बाइसैकेराइड बोल दो, वो कौन कौन से होते हैं, ये माल्टोज है, टेज नहीं है, माल्टोज और लैक्टोज और सुक्रोज, बाकी सही है।
माल्टोस, लैक्टोज, सुक्रोज, इनके अंदर वहाँ पे वो उसने चेंज करा दिया इसको। तो ये हमने बता दिया किसका, पैनक्रिएटिक अमाइलेज का, कि पैनक्रिएटिक अमाइलेज ने क्या किया, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड के अंदर चेंज करा दिया। ये काम हो गया पैनक्रिएटिक अमाइलेज का। तो अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर तो इसका फंक्शन देख लिया। अब ये कहता है हम प्रोटीन्स के लिए देखें, तो ये कहता है जो हमने प्रोटीन्स लिए थे इसको वो कहता है किस में चेंज करा देता है, तो वो कहता है पेप्टाइड्स के अंदर चेंज करा देता है। किस में, पेप्टाइड्स। ये पेप्टाइड्स फिर ब्रेक इसका डाइजेशन होगा और वो वहाँ पे एमिनो एसिड्स या एमाइनो एसिड्स बना लेंगे। अभी जो कह रहा है ये प्रोटीन्स, जो आपने वहाँ पे देखा होगा कि जो पेप्सिन है स्टमक के अंदर, जिसने वहाँ पे क्या करने की कोशिश की, डाइजेशन करने की कोशिश की, वो भी कोई 10-20% उसने डाइजेशन किया होगा। बाकी जो 70-80% पड़ा है जो प्रोटीन है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, अब हमने उसको किस में चेंज कराना है, पेप्टाइड्स के अंदर। तो ये कहता है ये कौन कराएगा, तो ये कहता है यहाँ पे जो पैनक्रियाज है वो एक एंजाइम सिक्रीट करेगा, उसको हम बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कौन सा है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये प्रोटियो इज रिलेटेड टू प्रोटीन, लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन करता है, और एंजाइम मीन्स एक ऐसा केमिकल जो ये प्रोग्राम यहाँ पे करेगा या ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करेगा। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के अंदर अगर हम देखें तो ये जो आपके पैनक्रियाज है यह सिक्रीट करता है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। ये कहता है जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो कौन सा होगा, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। याद रखना इनको, यह प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो किसने सिक्रीट किए हैं, जो पैनक्रियाज ने वहाँ पे सिक्रीट किए हैं। लेकिन जिस तरह हमने बताया था कि नोजन जहाँ पे वर्ड आ जाता है उसका मतलब है वो अभी तक इनएक्टिव फॉर्म है, तो इन दोनों में ही नोजन है, तो इसका मतलब पैनक्रियाज ने सिक्रीट तो किया है लेकिन किस फॉर्म में किया है, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया। अब ये एक्टिव कैसे होंगे वो हम बाद में देखेंगे, अभी इतना ही है कि उसने प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट किए। ठीक है, इसी तरह से जो आ गया कि अब हमने फैट का डाइजेशन करना है, या फैट के अलावा आप बोल सकते हो जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, जो आपने ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर क्या क्या चीज आती है, फैट्स एंड ऑयल, जो आपने तेल या फैट जो खाया है उनके बारे में अगर हम बात करें तो उसको हमने ट्राइग्लिसराइड्स नाम दे दिया, ट्राइग्लिसराइड्स। इसको वो कहता है डाइजेशन करवाने के लिए पैनक्रियाज जो है वो वहाँ पे एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक लाइपेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज। अब आप हल्का सा अगर मतलब नोटिस करो तो हमने जो याद करो कि हमने जब सलाइवा के अंदर हमने बात किया था तो वहाँ पे लिंगुअल लाइपेज की बात की थी, जब स्टमक के अंदर बात की थी तो वहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज की बात की थी। अब हम बात करें पैनक्रिएटिक लाइपेज की, तो ये लाइपेज तो कॉमन है, इसका मतलब लाइपेज का मतलब है कि जो हमारे वहाँ पे फैट एंड ऑयल है उसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होगा वो लाइपेज होगा। वो अगर सलाइवा के अंदर जो ओरल कैविटी में वहाँ पे सिक्रीट हो रहा है तो वो क्या हो गया, वहाँ पे हमने उसको बोल दिया ओरल लाइपेज, या वहाँ पे हमने उसको बोल दिया सलाइवरी लाइपेज या लिंगुअल लाइपेज, जो भी ओरल कैविटी के अंदर था तो हम उसको लाइपेज कौन सा बोला, वहाँ पे लिंगुअल लाइपेज या सलाइवरी लाइपेज, या वहाँ पे ओरल कैविटी में था वो लाइपेज। जो स्टमक के अंदर रिलीज हुआ वो गैस्ट्रिक लाइपेज। तो उन्होंने भी क्या कोशिश की, फैट का वहाँ पे डाइजेशन करने की, लेकिन वो वहाँ पे इफेक्टिवली या एफिशिएंटली डाइजेशन उतना नहीं कर पाए जितना कौन करेगा, पैनक्रिएटिक लाइपेज। ये 70-80% यही करते हैं। बाकी अब तक अपनों जितने भी एंजाइम पढ़े हैं वो कोई इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। मोस्ट सिग्निफिकेंट एंजाइम कौन से हैं, जो पैनक्रियाज से सिक्रीट हो रहे हैं, चाहे वो वहाँ पे पैनक्रिएटिक एमाइलेज है, चाहे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, चाहे वहाँ पे पैनक्रिएटिक लाइपेज है। ये किसका डाइजेशन कर देंगे, फैट या ट्राइग्लिसराइड्स जो है उनका वहाँ पे डाइजेशन कर देंगे, या उनके साथ कुछ ऑयल्स वगैरह आपने लिया है
तो उनका भी ये डाइजेशन करने का वहाँ पे काम जो है यह करता है। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स को जो ट्राइग्लिसराइड्स है उसको ये किसके अंदर वहाँ पे तोड़ देगा, जो आप बोल सकते हो कि मोनोग्लिसराइड्स है उनके अंदर तोड़ देगा। जो मोनोग्लिसराइड्स है उसके बाद में वहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वगैरह जो है वो उसके अंदर टूट जाएगा। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स के अंदर वहाँ पे तोड़ेगा। ठीक है, अब ये कहता है कि ये पैनक्रियाटिक जो लाइपेज है यह काम तभी करेगा जब ये जो फैट है ये वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे। इन चीज को समझने के लिए हमें लीवर पढ़ना पड़ेगा। जब हम लीवर पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज का जिक्र करेंगे। अभी आपने इतना ही समझना है कि ये ट्राइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड में चेंज कर देता है कौन, पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो ये हमने 3 जो बड़े एंजाइम्स थे उनके बारे में वहां पे बात की है। अब वो कहता है कि और भी कई वहां पे एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो वहां पे अपना काम करेंगे। जिस तरह ये कहता है प्रो इलास्टेज जो एंजाइम होते हैं वो, इसके अलावा प्रो न्यूक्लियेसिस, प्रो कोलेजनेज, प्रो इलास्टेज, प्रो न्यूक्लियेसिस, प्रो कोलेजनेज। इसके अलावा जो आरएनए और डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम वहाँ पे सिक्रीट होते हैं। जिस तरह की आप इनको देखिएगा, ये प्रो इलास्टेज, प्रो न्यूक्लियेसिस और प्रो कोलेजनेज। ये प्रो जहाँ पे वर्ड आ गया इसका मतलब ये अभी जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है प्रो वाली। इनको अब किसके अंदर एक्टिव होना पड़ेगा, इसको एक्टिव फॉर्म में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको एक्टिव फॉर्म में जाने के लिए क्या होगा कि जो प्रो इलास्टेज, प्रो न्यूक्लियेसिस, प्रो कोलेजनेज यह पैनक्रियाज इनको सिक्रीट करेगा। लेकिन इनको एक्टिव कौन करेगा, तो कहता है जो आपने प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पढ़ा था ट्रिप्सिन, हमने कहा था ट्रिप्सिन नोजन सिक्रीट होता है, वो बाद में एक्टिव होता है ट्रिप्सिन में। तो जब वो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा ट्रिप्सिन में तो वो इनको भी वहां पे एक्टिव कर देगा। ट्रिप्सिन ने इन तीनों को ही एक्टिव कर दिया और उसने वहां पे इनको क्या नाम दे दिया जी, इलास्टेज, न्यूक्लियेज, कोलिजनेज। मतलब अब इसने इनको एक्टिव फॉर्म में कर दिया। तो ये इलास्टेज है, ये इलास्टिक फाइबर्स को डाइजेस्ट करेगा। न्यूक्लियेज जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या हाँ न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको, कोलिजनेज जो कोलेजन फाइबर्स हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पे ये एंजाइम सिक्रीट होते हैं। ठीक है, इनके अलावा वहाँ पे हमने बताया जिस तरह की डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, या आरएनए है जो, जिसको आप राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इनको भी डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पे जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको आप बोल सकते हो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेसिस, और इसको आपने बोल दिया राइबो न्यूक्लियेसिस, राइबो न्यूक्लियेसिस। ठीक है, इनको फिर किस के अंदर वो तोड़ देगा, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर तोड़ देगा, न्यूक्लिक एसिड में, इसको भी न्यूक्लिक एसिड के अंदर। तो जो आपका डीएनए आरएनए है उनको डाइजेस्ट करने के लिए भी वहाँ पे एंजाइम्स पाए जाते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेसिस और राइबो न्यूक्लियेसिस, ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा वो कहता है कि यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम पाया जाता है। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनको भी डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये इतना डेप्थ के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट इतना ही है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन के लिए और जो फैट्स हैं उनके डाइजेशन के लिए वहाँ पे जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो अब ये कहता है कि अब हम बात करते हैं उन एंजाइम्स के बारे में कि वो कैसे वहां तक पहुंचेंगे। जिस तरह हमने बात की यहाँ पे, यहाँ से लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है, स्टार्च या पॉलीसेकेराइड्स, इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स का ये एक प्रारूप है या एक उनका ही मतलब जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको वहाँ पे पैनक्रिएटिक एमाइलेज है, वो पॉलीसेकेराइड से बाईसेकेराइड बोल दो चाहे डाईसेकेराइड बोल दो, उसके अंदर चेंज कर देगा। वो कौन से, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, उनके अंदर वो चेंज कर देगा। फिर हमने बात की प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है, उस एंजाइम का नाम है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। उनके एग्जांपल है ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं पैनक्रियाज से। फिर कहता है फैट्स या ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड को हम देखें तो फैट और ऑयल को बोलते हैं, उनसे ट्राइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड में चेंज कराता है पैनक्रिएटिक लाइपेज। कौन कराएगा, पैनक्रिएटिक लाइपेज जो है इसको वहां पे चेंज करा देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर ये कहता है जैसे ही वो ट्रिप्सिन जो ट्रिप्सिनोजन था वो जिस टाइम एक्टिव हो गया, वो इन प्रो इलास्टेज, असल में पैनक्रियाज इनको वहां पे रिलीज कराता है, प्रो इलास्टेज को, प्रो न्यूक्लियेसिस को, प्रो कोलिजनेज को। ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, लेकिन इनको एक्टिव कौन करता है, ट्रिप्सिन। कौन करेगा, ट्रिप्सिन इनको एक्टिव कर देगा, इलास्टेज, न्यूक्लियेसिस, कोलिजनेज। ये फिर न्यूक्लिक एसिड, कोलिजन जो फाइबर्स है, इलास्टिक फाइबर्स है, उन सब का डाइजेशन कराएगा। उसके अलावा डीएनए और आरएनए के डाइजेशन के लिए भी वहाँ पे एंजाइम पाया जाता है, और फॉस्फोलिपिड्स के डाइजेशन के लिए भी वहाँ पे एंजाइम्स पाए जाते हैं।